कि T20 वर्ल्ड कप है जुलाई में, हमारा अभी तक वाइस कैप्टन कौन होगा ये डिसाइड नहीं हो सका, लेकिन नायब वजीर आजम डिसाइड हो गई। डिप्टी डिप्टी। अच्छा, ये जो डिप्टी वाला मामला है, ये अगेन डिप्टी की क्या जरूरत पड़ी है? कोई आईनी रोल तो है नहीं। और मैंने सुना है कि शायद जो सेनेट का चेयरमैन होता है वो गैर मौजूदगी में प्राइम मिनिस्टर होता है। स्पीकर भी बन सकता है अपेरेंटली। अच्छा, वो किस्म का रूल है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी एक और चीज ये कि ये जो सारे हैं ना कि गैर मौजूदगी वाले जो क्लॉजेज हैं, ये उस दौर के हैं कि किसी एक मुल्क के बादशाह ने किसी दूसरे मुल्क में जाना है तो वो बहरी जहाज पे चढ़ गया है, तो अब 40 दिन जो है उससे राब्ता ही नहीं हो सकता। अब वो किधर, और यार प्राइम मिनिस्टर तो जहाज में से बैठा बैठा वो CNN भी देख लेगा फोन पे और मैसेज भी कर देगा कि इसको यूं यूं कर दो, और व्हाट्सएप भी उसका चल रहा होगा। सो गैर मौजूदगी का मतलब क्या है, मुझे तो अब यही समझ नहीं आता। फिर ये है कि अच्छा जी, सेरेमोनियल अगर है तो अब इसकी डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह भी होगी, इसका प्रोटोकॉल भी होगा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का, इसके जो है वो पर्क्स भी होंगी। यार ये वो करने वाली चीज है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असर निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मजे आ रहे हैं, लुत्फ आ रहे हैं, क्या मौसम हुए पड़े हैं सर। कुछ संभल नहीं रहा मौसम का सीन। हाँ आप हवाएं चला देते हैं सर, बस वो जाहिर है अब यहाँ पे इज़हार यकजहती उनके साथ भी करना पड़ेगा जिनकी गंदम की काश्त हुई पड़ी है बेचारे किसानों के साथ। क्योंकि एक तो वैसे ही उनको पंजाब में रेट नहीं मिल रहा अच्छा, और दूसरा ऊपर से ये बारिशें हो रही हैं। और ये इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और है, और वो ये है कि अगर काश्तकार को खीरे का रेट अच्छा ना मिले तो वो अगले साल नहीं लगाएगा। वो नहीं लगाएगा तो आप दिल पे हाथ रख के सलाद में खीरा नहीं डालेंगे या इम्पोर्टेड लेंगे या इम्पोर्टेड ले आएंगे। सर गंदम स्टेपल है। हाँ। अगर अगले साल किसान ने गंदम लगाने से इनकार कर दिया तो फिर आप क्या करेंगे? सर कुछ नहीं कर पाएंगे। वही होगा कि सर इवेंचुअली देखिए ना, आपकी वाली जो थ्योरी है वो कहती है कि जी एक दफ़ा मजीद रॉक बॉटम के बाद ये उठेगा, सब कुछ मजा आएगा। लेकिन वो रॉक बॉटम जो है तब तक वो रोक के रखे हैं। अब वो हम इसको ब्लेम ये भी नहीं कर सकते कि ये हमारे जो सियासतदान है या हमारे कुछ और, ये एक दुनिया का मसला है। ये जो मौसमी तब्दीली है कि अब हम मई के अंदर दाखिल हो गए हैं, मई हो गया ना तकरीबन। और आपका लोज अगर आप देखें, आप अपने फ़ोन पे सब देख सकते हैं कि तो वो 20s में है, लो 20s में है, और हाइज जो है आपके वो 35-36 है। सो विच ये बेसिकली ये मे वेदर है नहीं, ये डिफरेंट एक चीज़ हो रही है जो कि एंटिसिपेट अगर तो मेट डिपार्टमेंट ने की थी तो वेरी नाइस, और अगर मेट डिपार्टमेंट एंटिसिपेट करके ये आगाह नहीं किया काश्तकारों को, ये भी गलत बात है, ताकि वो उस हिसाब से कोई प्लानिंग करते हैं। और तीसरी चीज़ सर, ये आपने गंदम की बात की, गर्मी के अंदर आपका आम का सीजन होता है। अब आम वाले जो भी सारे हैं जिनके बाग लगे हुए हैं उनको भी बहुत मसला होगा। पिछली दफ़ा मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे कुछ एक दो जानने वाले जो आम का हर साल काम करते हैं, बहुत ये आपके साउथ पंजाब के अंदर बड़ी हैवी किस्म की रेन और फ्लडिंग हुई थी, और जिसकी बायस आम की काश्त जो थी वो बहुत सारी ख़राब हो गई थी। सो इस दफ़ा तो गर्मी नहीं पड़ेगी तो उनका आम नहीं ठीक आएगा। और यहाँ से तो आपको पता है कि बहुत सारा आम एक्सपोर्ट होता है, तो आपको पता है जो चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं हम उसके हक में है, तो इस पर्टिकुलर फ्रूट को भी मसला पड़ेगा। बिल्कुल। और वो आम को तो खैर सबसे ज्यादा DHA मुल्तान बच गया था जी। एक्सक्यूज मी। DHA मुल्तान बनाने के लिए आम के बगात उड़ा दिए। बिल्कुल सर। तो अगर आप आम लवर हैं तो फिर आपको DHA मुल्तान में प्लॉट लेते हुए थोड़ी सी तकलीफ होगी। आपको पता है, मैं ना बड़े सालों बाद ना मैं इस नतीजे पे आया कि यार आम बहुत अच्छा फ्रूट है, और हमारे खिते में, हमारे रीजन में सबसे अच्छा आता है, दुनिया के अंदर माना जाता है। लेकिन लोग बड़ा सीरियसली ले जाते हैं आम को। अच्छा, एक तो जबरदस्त ये चीज़ है कि मैंने कभी जाके ना खुद ये नहीं किया यार, मैं जाके अच्छा है हो जाए, लोग जाते हैं ना अंगूठे मारते हैं और यूं करते हैं वो करते हैं, फिर आप जो फ्रूट वेंडर होता है उससे आप डीलिंग करते हैं। हमारा अल्लाह का शुक्र है दोस्त यार है, मोहब्बत करने वाले ढेर सारे, और वो कभी कोई ना कोई एक आदत आ जाता है, दूसरा आ जाती है। और मैंने यकीन करें उसको भी उसकी भी इतनी टेंशन नहीं ली। एक ज़माने में बहुत आम खाए हैं, सब कुछ किए, लेकिन सर अब मुझे ना लोग तंग बहुत करते हैं कि अच्छा नहीं, तुम जो वो वाला अनवर ठोल है ना, जो वो वाला चौंसा जो है वो तू खाएगा ना, तो ये उसके अंदर ये होता है वो होता है। तो सर जब लोग ज़्यादा पड़ जाए ना एक चीज़ के अंदर तो उसका मज़ा नहीं रहता। हाँ, दूसरा ये है कि आम को जो इतना ज्यादा बादशाह माना जाता है ना फ्रूट्स का, मेरे ख्याल में उसमें एक चीज ये भी है कि क्योंकि वो खाना आसान है, क्योंकि अनार कोई माड़ा फ्रूट तो नहीं है। सर अनार तो आपने, सर अनार और लीची जो है वो मेहनत का ही मजा है उसके अंदर तो।
और आम के सर देखिए ना, लोगों ने बड़े क्रिएटिव तरीके, कल मैं नया इस सीजन में क्यों एक्साइटेड हूँ आम खाने का, एक नया तरीका इंस्टाग्राम से सीखा मैंने आम खाने का। वो है वलैती तरीका। वो आप आम को गुठली से मतलब एक स्लाइस उसका लें, जैसे वो एक बनता है यूजली तो उसे चम्मच से खा लें, वो तो बहुत इंग्लिश तरीका है ना, जो आमिर लियाकत ने कहा था ऐसे नहीं करना। और दूसरा जो है उसको ये है कि आप कोई भी ग्लास लें ना लंबा, और उसके अंदर छिलका बाहर रखें और आम ग्लास के अंदर है, उसको अब यूं ग्लास के साथ कोने के साथ करेंगे, वो छिलका सारा बाहर रह जाएगा, आम सारा अंदर आ जाएगा। वाह, सिर्फ इसको ट्राई करने के लिए सर, शो भी करेंगे सर, ट्राई करने के लिए, थ्योरी ट्राई करनी है, बाकी कोई सिर्फ तो हो जाएगा, सिर्फ मुझे ये कि उसकी छिटे ना सारे कैमरों पे आ रही हैं। सही हो सकता है। और बाकी वो सर मैक्सिको वाले भी एक मजेदार चीज करते हैं, वो आम के ऊपर लाल मिर्च डाल के। वाह हाँ। सर, वो हर चीज में लाल मिर्च डाल देते हैं। बाकी सर आम का सिर्फ ये है कि थोड़ा सा मतलब लोग जिनको पसंद है जरा हैंड इन्वॉल्व करके खाना चाना खाने का, वो जरा ज्यादा होते हैं उसके ऊपर कि मैं आम खाऊं भी तो मैं लोगों को बताऊं। और सर ये मैं आपको वैसे बात, किसी के हाथ में ट्रू नेचर देखनी है ना, उसको एक आम दे दो और एक छुरी दे दो, और आप पता कर सकते हैं कि जिस तरह वो आम खाता है ना, आप उसकी सारा कुछ पता चल जाएंगे कि ये कहाँ से आया है बंदा। बिल्कुल। और वैसे तो मुकाबले में कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए, लेकिन अगर आपने खाना ही हो तो वो आम बेशक खा लें, क्योंकि हम पहले भी कई दफ़ा ये पब्लिक सर्विस मैसेज दे चुके हैं। किन्नू जो लोग खाते हैं ना मुकाबले में, तो 61 किन्नुओं के बाद किडनी फेल हो जाती है। तो और इस पे कई लोग अपनी जान से हाथ धो सर बैठे हैं। 60 किन्नू सर एक बंदा? हाँ हाँ, मुकाबले में खाते हैं ना। अच्छा अच्छा, नहीं ना करें मुकाबला और चीजों का मुकाबला, ऐसे जिम में कर ले मुकाबला, और चीजों में कर ले। और सर आगे चलते हैं। क्रिकेट की दुनिया से कल के रोज जबरदस्त तरीन खबर आई है कि हमारा जो कोचिंग का स्ट्रक्चर है वो फाइनलाइज हो गया। मोहसिन नकवी साहब ने बाकायदा खुद अनाउंस किया है प्रेसर के अंदर बैठ के कि गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी, जैसे आपने शो पे फरमाया था कि वो दो फाइनल हो रहे हैं, तो गैरी कर्स्टन हमारे वाइट बॉल कोच होंगे, जेसन गिलेस्पी रेड बॉल कोच होंगे, और अजहर महमूद जो हैं वो हमारे हैं असिस्टेंट कोच फॉर ऑल फॉर्मेट्स। तो ये भी अच्छा है। गैरी कर्स्टन जो है वो हमें इस वक्त जो वर्ल्ड कप होने को जा रहा है वो, उसके बाद एशिया कप, फिर उसके बाद मेरे ख्याल में आपकी जो चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर उसके बाद 2026 का जो अब इस 2 साल बाद जो वर्ल्ड कप होएगा T20 का, उस तक हमें वो लेके जाएंगे। जो गिलेस्पी साहब है वो अभी हमारी बांग्लादेश से एक होम सीरीज है, इंग्लैंड से होम सीरीज है टेस्ट की, और उसके बाद हम जो है साउथ अफ्रीका जा रहे हैं टेस्ट सीरीज खेलने। और ज़ाहिर ये टेस्ट वर्ल्ड कप जो है वो भी शुरू हो रहा है, पिछला वाला तो आई थिंक खत्म हो चुका है, अब नया उसका पॉइंट सिस्टम के तहत चलेगा। तो दोनों तरफ हमें लीड करने के लिए 2 बड़े ज़बरदस्त लोग आए हैं। अब अल्लाह करे हम इनको रिटेन कर पाएँ, इनसे कुछ ले सकें, निचोड़ सकें इन सबको, और कोई टीम के अंदर बेहतरी आए। सिर्फ मेरा एक सर ये कंसर्न है कि बहुत क्लोज टू द वर्ल्ड कप कोच नया आ रहा है, तो जरा बॉयज को भी टाइम लगता है जेल होने में। लेकिन मेरे ख्याल में अजहर महमूद को एज अ बफर थोड़ा सा इसलिए रखा है कि जरा वो मतलब सबके साथ मतलब एक वो बन जाए ना, एक कनेक्टिंग फैक्टर बन जाए। तो बाकी सर अच्छा है, खबर तो बहुत मुस्बत है। बहुत मुस्बत खबर है। गैरी कर्स्टन के जो क्रेडिट पे ना एज कोच बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। इन्होंने एक टीम अभी आईपीएल में है ना वो जितवाई भी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो इसमें सबसे अच्छी बात है वो है अजहर महमूद। अजहर महमूद का हमने एक तो ये देखा है कि रिसेंटली उनके जो बयानात आए हैं ना, वो मॉडर्न जो क्रिकेट है उसके साथ बिल्कुल चल रहे हैं। दूसरा या तीसरा मैच था जिसमें बाबर आजम ने कहा जी कि हमारा रन रेट ठीक था, बैटिंग हमारी ठीक थी मिडल ओवर्स में। उन्होंने कहा जी ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है, हम स्लो खेलें। सो वो बात समझते हैं। फिर अजहर महमूद उन शुरू के प्लेयर्स में से हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की लीगें खेल के अपना एक्सपीरियंस बनाया था, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर ये आपने जैसे साउथ अफ्रीका का जिक्र किया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपको याद है हम बड़ा फ्लॉप होते थे, लेकिन अजहर महमूद चलते थे, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है। गिलेस्पी की जहाँ तक बात है, मुझे नहीं पता कि उनके क्रेडिट पे कोचिंग में क्या कुछ है, लेकिन बड़े शानदार प्लेयर थे। उनका जो वाहिद बेसिकली वही वह है कि आप उनका रिकॉर्ड निकाल के देखें तो आपको पता लगेगा कि वो कितने बड़े बॉलर थे। उस दौर में वो उस तरह से नहीं हीरो बन सके, उसकी वजह ये कि उस दौर हाँ मतलब एक तरफ से मगरॉ आ रहा है, एक तरफ से शेनवॉन आ रहा है, एक तरफ से ब्रेटली आ रहा है, फिर एक तरफ से आप पाकिस्तान के साथ खेल रहे हो तो वसीम आ रहा है, तो शुएब आ रहा है, तो सकलैन आ रहा है, तो वकार, तो किसी को अंदाजा नहीं हो। गिलेस्पी बहुत बड़ा बॉलर था सर, बहुत बड़ा था। और आपने जो जिक्र कर दिया जिन नामों को, ये गोल्डन एरा ऑफ फास्ट बॉलिंग एंड स्पिन बॉलिंग, मतलब देखिए सकलैन, मुश्ताक, वॉन, ये सारे जो हैं इस जमाने के बॉलर हैं और ये बेस्ट माने जाते हैं। तो बाकी सर उसका ये है कि आपने ही जैसे अभी कह दिया कि ये दोनों गैरी कर्स्टन और गिलेस्पी जो हैं ये कोचिंग के अंदर भी कुछ कर चुके हैं। और गैरी कर्स्टन का मैं बल्कि पढ़ा था भी आईपीएल
में है, वो जब तक आईपीएल चल रहा है तब तक वो वहां है, उसके बाद यहाँ आएंगे तो वो बिल्कुल ही क्रंच टाइम के अंदर पहुंचेंगे हमारे बॉयज के पास। और फिर वो मैं तो सोच रहा हूँ कैसे वो कोचिंग कराएंगे, क्योंकि ये तो बस आया खड़ा है हमारा जो है। सर नहीं, अच्छी बात है कि वो बिल्कुल देखें, एक बंदा जो किसी टूर्नामेंट से होता हुआ आ रहा है ना, वो आप ये देखें कितना एडवांटेज होगा कि वर्ल्ड कप जिन प्लेयर्स ने खेलना है वो उन सबको देखता हुआ आ रहा है, उनकी सारी स्ट्रेंथ्स, उनकी सारी सारे वीकनेसेस। तो आईपीएल में गए हुए। एग्जैक्टली अच्छा, एक और जो पाकिस्तान को बहुत एज हो सकता है वर्ल्ड कप में, जो कि इंडिया को नहीं होगा, वो ये कि पाकिस्तान के कुछ लड़के ऑल अराउंड खेलते रहे हैं, जिसमें से वो सीपीएल भी खेलते रहे हैं, कैरिबियन लीग। और आजम खान तो उन लोगों में से है जिसकी टीम इस दफा चैंपियन बनी है, और आजम खान ने उसमें बड़ा स्कोर किया है। इंडिया ऑन दी अदर हैंड खुद खेलता ही नहीं बाहर जाके। सो इसका उनको नुकसान होगा। सो अमेरिका वाला लेग तो सबके लिए बराबर है, वेस्ट इंडीज वाले लेग में पाकिस्तान को एडवांटेज है। बिल्कुल सर, अमेरिका वाला लेग इसलिए सब बराबर है क्योंकि वो एक नया स्टेडियम, नई पिच है, एडलेड पिच है, कह रहे हैं बना रहे हैं, उसको मिमिक करेंगे, फर्क नहीं पड़ता, क्राउड डिफरेंट, जगह डिफरेंट, सबके लिए न्यू एक्सपीरियंस है वो। बल्कि इंटरेस्टिंग इस वजह से कि सब वो टीम टू टीम मैच है, उसमें एटमॉस्फेयर का इतना रोल ही नहीं है। हाँ, कैरिबियन में है, बिल्कुल कैरिबियन में है। अच्छा, वहां पे अमेरिका में सिर्फ ये है कि आई डोंट नो कि इस लेवल पे जाके प्लेयर्स क्राउड का प्रेशर लेते हैं नहीं लेते, क्या होता है। मतलब वही बात है ना, ये लड़के तो अहमदाबाद में जाके इंडिया वर्सेस खेलते हैं, तो इनको अमेरिका में कितना को प्रेशर हो जाएगा। बट आपको जाहिर है अमेरिका में इंडियन क्राउड ज्यादा मिलेगा, खास तौर पे पाकिस्तान इंडिया टाइप मैचेस जो हैं जिनकी टिकटें बहुत महंगी होंगी, इंडियंस लेंगे ज्यादातर, इंडियन ज्यादा लेंगे, वो ज्यादा अमीर होते हैं। हमारे कम अमीर होते हैं तो वो कम लेंगे। हमारे आ जाएंगे सर, न्यू जर्सी से बॉयज पहुंचे, काफी पहुंच जाएंगे सर हमारे बॉयज ना बाहर तो बहुत खड़े होंगे, ग्राउंड के अंदर पहुंच जाए। सर बाकी दूसरा, आप ऑफ द कैमरा मुझे एक और बात भी बता रहे थे, वो थ्योरी भी जरा पेश करें जिसमें आपने कहा था कि काश ये दो कोचेज जो हैं ये अंडर 19 को कोच करें, वो जरा बताएं बात। सर वो ये है कि ये डिबेट है, अप फॉर डिबेट है। मेरा ये ख्याल है कि डिबेट हम करते नहीं है इस मुल्क में, ये आपको पता है कि अब ये जाहिर है कि जो आपका रेवेन्यू बनता है वो तो नेशनल साइड बनाती है, ठीक है, लेकिन आपके जो निचली साइड्स होती हैं अंडर 19 वगैरह, वो भी आती तो अंडर पीसी भी ही हैं। सो अब अगर रेवेन्यू नेशनल साइड बना भी रही है लेकिन हम उसको लगा अगर नीचे दें तो उसमें कोई मजायका नहीं है। सो यही आपके जो लोकल कोचेज हैं वो आपकी नेशनल साइड को के साथ हो सकते हैं, और आपके जो फॉरेन कोचेज हैं इनको अगर हम लगा दें अंडर 19 में, सो वही बात कि वो बच्चे 19 साल से छोटे जब इनसे सीखेंगे तो वो जब तक नेशनल साइड में आएंगे, नेशनल साइड पे आते आते आपकी आदतें पक्की हो जाती हैं। सो ये भी एक दफा कंसिडर करना चाहिए कि इस तरह हो सकता है शायद। बिल्कुल सर, करना चाहिए। मैं तो इसमें ये भी इजाफा करूंगा, अगर इंटरनेशनल कोच आप अंडर 19 टीम को दे दें तो जो हमारी टीम के साथ अमूमन एसोसिएट किया जाता है कि एक लैंग्वेज का इशू है, हमारे तमाम सीनियर प्लेयर्स में भी है ये, तो अब तो अगर तमाम टीम के अंदर मैं कहूँगा है, बारिंग शायद इमाद एंड वो जो हमारा कैप्टन है टेस्ट मैच का, क्या नाम, शान, तो वो शायद ठीक हो जाए कि जी ये गोरे कोच के साथ लग लग के आप भी चार बातें समझ जाएं, मतलब आप बेसिकली अपना वो कैरी कर सकें बेहतर तरीके से। और ये लोग इसके ऊपर तनकीद भी करते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर अंग्रेजी नहीं आती। देखिए फ़र्क एक लिहाज से पड़ता है कि अगर आप मतलब इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना चाह रही हैं तो फिर आपको वहां जाके उनकी जुबान जो है उसके अंदर अगर आप कर रहे हैं तो मतलब कितनी देर रमीज राजा ट्रांसलेट करेगा, सवाल ये। दूसरी एक और चीज़ भी है, ज़बान के अलावा ना जो वो कल्चरल शॉक वाली आप अक्सर बात करते हैं ना, सो होता ये है कि अगर यहाँ पे कस्टर्न और गिलिस्पी जो है बता रहे हैं लड़कों को रोज के ओए होए होए तुम वहां जब जाओगे ना तो वहां की जो फलानी स्टेक है या जो फलाना पास्ता है, उफ उफ। अच्छा, वो चाहे हमारे टेस्ट बर्ड्स ही ना हो उसको अप्रिशिएट करने वाले, बॉयज विल लुक फॉरवर्ड टू कि अच्छा वहां जाके ना ये चीज खानी है। अभी क्या होता है कि हमारे बॉयज बल्कि नेशनल साइड भी जाती है, न्यूजीलैंड वगैरह, और वहां पे ढूंढे जाती हैं पाकिस्तानी फैमिलीज, उनको कहा जाता है यार कढ़ाइयां बनवा के भेजो क्योंकि ऐसे खाना नहीं सही। बिल्कुल। और सर एक जमाने में तो जब अच्छे दिन थे हमारे मुल्क के तो शेफ भी जाते थे साथ, सर एक बंदा ले जाते थे साथ ही। अच्छा दूसरा सर इसके अंदर जो आपने अंडर 19 वाली बात की वो इंटरेस्टिंग एक और वजह से भी है। अब मेरा अपना ख्याल है, मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि इस वक्त जो हमारी टीम है उसमें से तमाम तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो अंडर 19 से आए हैं। देखिए माजी में ये होता था कि इमरान खान देखता था नेट्स के अंदर, यार ये वसीम ठीक है, जरा वर्ल्ड कप से ले जाने। अब वो इंजमाम को बुलाओ, मैंने वो उसको देखा उस दिन एक मैच के ऊपर, वकार यार अच्छी फेंकता है बॉल, स्काउट्स ये वाला चक्कर सारा कुछ होता था। और वो आते थे क्लब से, मतलब एक बंदा वाडा खेल रहा है, एक बंदा पीआईए खेल रहा है, एक बंदा और खेल रहा है, वो तो हमने तबाह बर्बाद ही कर दिया। अब शायद फिर से शुरू कर दिए थोड़ा बहुत। तो अब आप ये रियलाइज करें कि हमारी जो फैक्ट्री है प्लेयर्स की वो एक ही जगह लग चुकी है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। अंडर 19 टीम है तो आपको चाहिए कि उसके अंदर आप फॉरन फोकस करें। जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि इंडिया में राहुल द्रविड़ जो है वो बहुत बड़ा एक प्लेयर है,
उसका निकनेम है दीवार। तो वो बंदा बहुत देर बाद इंडियन नेशनल साइड को उसने कोच किया, उससे पहले वो अंडर 19 को कोच करता रहा है। और बहुत सारे प्लेयर जो हैं जो नेशनल साइड में आए हैं वो द्राविड के वो उससे आए हैं कि जी चल तू भी आजा आजा। तो ये यहाँ पे भी हो सकता है जैसे आपने कहा। हमने ये सुनी थी बात, पता नहीं इसमें कितनी हकीकत है, कि शायद उसको द्रविड को पहले भी ऑफर थी कि उससे अंडर 19 से ऊपर किसी जगह पे कोच करने की। उसने खुद कहा कि नहीं मुझे आप अंडर 19 का लगा बड़ी बात है ये सर, कितनी बड़ी बात है। दूसरी चीज, अब जाहिर है वैसे तो किसी भी शख्स के लिए इससे ज्यादा ऑनर की क्या बात हो सकती है कि वो किसी भी मुल्क की नेशनल साइड को कोच कर रहा है, किसी भी मुल्क के, और खासकर फॉर्मर प्लेयर होकर। हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम ये पूरी कोचिंग का स्ट्रक्चर ही बदल दें कि जाहिर है नेशनल साइड की टीम को ज्यादा पैसे मिलते हैं, अंडर 19 टीम के कोच को कम पैसे मिलते हैं, अगर हम इसको स्विच कर दें कि अंडर 19 टीम के कोच को सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो मेरे ख्याल में बड़े बड़े प्लेयर मान जाएंगे कि ठीक है हम आके बच्चे ट्रेन करते हैं। हाँ, बड़े बड़े मान भी जाएंगे, उतने ही पैसे मिल जो नेशनल टीम में। जैसे आपने कहा कि तब तक पक्के हो जाती हैं आते, और जो पक्की आते हैं उनके लिए हमारे बहुत लोग, जवेद मियाँदाद हमारे पास सर, ये अजहर महमूद, किसी को भी आप उठा के रखते हैं, एक सीनियर प्लेयर जिसकी प्लेयर्स हल्की फुल्की इज्जत करते हैं, सबकी करते होंगे बट ज्यादा भी नहीं, मतलब वो कहते हैं ठीक है। शुएब अख्तर को रखते हैं डांटने के लिए, पकड़ा के छोटी चाल भी दौड़, क्या करना होता है भागो। सर ये वैसे ना मुझे आपको पता है कि बहुत छोटा स्टिंट था जावेद मियाँदाद का, आपने जिक्र कर दिया, उसका बहुत छोटा स्टिंट था लेकिन एज अ कोच, लेकिन पाकिस्तान मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी। अच्छा, उसके खिलाफ सुना बहुत ज्यादा प्लेयर्स यूनाइट हो गए थे कि जी इनको निकालें, हमने इनके साथ नहीं करना। और जो गिला था ना हम तक जो पहुंचा था वो ये था कि जी गंदी गालियां निकालते हैं यार। ये वैसे पता नहीं क्यों अब के लोग, और काफी अरसे से लोग जो है इसको सीरियसली ले गए, जज्बाती हो गए। गाली तो एक कल्चर का हिस्सा है, हमारी गाली के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। कल्चर का हिस्सा है। दूसरा सर, लोग कंफ्यूज हो गए। जब मीम्स नहीं होती थी ना सर, तो एक पहली मीम आई थी जावेद मियाँदाद की, जो पेप्सी के ऐड वाली मीम थी, जिसके अंदर वो तो वो सर तब मीम्स होती नहीं थी, तो वो इंट्रोडक्टरी मीम थी वो। और मुझे तो समझ नहीं आती, हमारे यारों दोस्तों में हर चीज में गाली के बगैर कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पे माइंड अब कोई कह रहा है तेरी बहन, तो वो कोई इमेजिन थोड़ी कर रहा है कि एक एक चीज होती यार, मतलब वो एक सर एक वे ऑफ थिंकिंग है, एक आपका इजहार ख्याल है, वो कल्चरल चीज है, और उसके बगैर बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए मुझे बताया सर, जब बंदा अकेले गाड़ी चला रहा हो और कोई आगे से आ जाए गाड़ी वाला और वो कट करा दे, तो आप कहते हैं यार प्लीज देख लेना इसको जरा प्लीज, ये ऐसे तो कोई नहीं कहता ना। वो सिर्फ गंदी गंदी गालियां निकालते हैं ना। तो आप अपने आप से ट्रू हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी हो, बाकी लोग चीजों में भी। हाँ वैसे अनकॉल्ड फॉर 10-20 लोगों के बीच में किसी को जलील कर देना गालियां दे दे के, वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। सर वो तो देखें ना कि वो तो जलील आप बगैर गाली दिए किसी को इतनी आप सख्त बातें कर सकते हो कि उसका आप मीटर ही ऑफ कर दो, ठीक है, तो उसका गाली से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। गाली तो एक बड़ा एक मोहब्बत का तरीका है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। बाकी सर विश टीम द बेस्ट ऑफ लक सर। इसमें यह कि अगेन T20 वर्ल्ड कप में आजम खान बहुत जरूरी है। यस, दिन रात उसकी मालिशें करें, उसको टीके लगा के खड़ा करना पड़ता है, खड़ा करें उसको खिलाएं। लेकिन सर अभी तक रिपोर्ट नहीं, कोई रिपोर्ट ही नहीं, समझ ही नहीं आ रही। हाँ वो बस वो भी मुतासरीन काकूल है। और ये सब अभी जो चौथा जो हुआ, पहला तो वॉश आउट हो गया ना, सो सीरीज एक चौथा जीत गया ना, बराबर हो गई 2-2। जो आखिरी हम जीते हैं उसमें अगेन न्यूजीलैंड को मैं कोई तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहता, उनके पर्सपेक्टिव से भी सोचा जाए तो उसकी वजह ये है कि वो ऑल आउट हो गए, उनसे नहीं चेज हुआ। उससे पिछला जो हमारा मैच था उसमें हम ऑल आउट भी नहीं हुए, 4 रन से हार गए। अच्छा, जिस वक्त हम हारे हैं तो इमाद वसीम जो कि बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था और फिर भी चेज नहीं हुआ। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम पीछे स्लो खेले। सर बिल्कुल खेले होंगे, ये नहीं काबिल कबूल। सर मैं कहता हूं सर, जैसे जो हम इतनी दफा बात कर चुके हैं कि यार आप हारें, थ्रिलिंगली हारें, मतलब हारने भी हो गए, बंदे को फील नहीं हुआ यार। नहीं देखिए ना ज़ाहिर है आप जो खेलेंगे तो हारेंगे भी। अब आप आउट ही हो गए तो इसका क्या किया जा सकता है कि आप कहते हैं जी मैं खड़ा रहता तो मैं कर देना सी। ये बात पक्की होनी चाहिए कि जे ताड़ा भरा खड़ा होता चेस सी, ठीक है, पर आउट हो गया तो इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। ये जो मसला है ना, और फिर वही बात है कि उस पर होता है कि जी देखा फिर नहीं खेला ना रिजवान तो फिर नहीं हुआ। और यार बात ये है कि ये रिजवान बाबर से एक तो हमारी कोई जाती दुश्मनी है नहीं, उन्होंने हमारा प्लॉट तो नहीं मारा। दूसरी चीज ये है कि ये सिंपल बुनियादी मसला है ना, वो ये है कि अब बाकी प्लेयर्स जो बड़े अटैकिंग प्लेयर्स थे वो भी जब टीम में आते हैं और देखते हैं कि यार सबसे ज्यादा टीम में जगह किसकी पक्की है, तो उनको पता ये लगता है कि एंकर की,
वो कहते हैं हम भी एंकरिंग शुरू कर देते हैं। सो ये एंकरिंग तो बड़ा आसान काम है, एंकरिंग तो नहीं करनी, एंकरिंग तो कोई भी कर लेगा। मतलब इमाद वसीम को अगर आप कहो कि बेटे तूने मारना नहीं है, तूने एंकरिंग करनी है, वो कर लेगा। और सर दूसरा ये देखें ना, ये जो डाउटफुलनेस है ना एक चीज की, क्या टीम में जगह कैसे बनेगी। बाबूज जो उनको क्या पसंद है, उनको पसंद है कि एक बंदा खेल रहा है, रख रहा है, आउट नहीं हो रहा, या मेंटालिटी चेंज हो रही है कि यार ये हार पे जाके आउट होता है लेकिन ये 40 दे के जाता है, 45 रन दे के जाता है, तो उसकी वैल्यू है या दूसरी चीज की वैल्यू है, ये इफेक्ट करती है प्लेयर्स को। सर अजहर महमूद ने ये बहुत बड़ी बात कर दी है। उसने कहा T20 में मैं एवरेज देखता ही नहीं, मैं सिर्फ स्ट्राइक रेट देखता हूं। यार ये कितनी खूबसूरत बात कर दी। चेंज होगी ना सर, गेम ही चेंज होगी हर सर पता नहीं क्या मसला है। बहरहाल आई होप क्या अजहर महमूद आया है, दो ऐसे लोग हैं जो गिलेस्पी का मुझे नहीं पता, पर गैरी कर्स्टन का तो आईपीएल का एक्सपीरियंस है, तो उसको तो पता है कि ये फॉर्मेट क्या है, तो वो दोनों तो शायद मतलब ऑब्वियसली इस चीज को कर सकते हैं। वैसे भी गिलेस्पी तो रेड बॉल का है, तो ये व्हाइट बॉल अगर गैरी कर्स्टन है उसको पता होगा यार कि ये अब दुनिया किस तरफ जा रही है। सर रेड बॉल में भी अब अंग्रेज तो बेसबॉल ले आए हैं, वो तो कहते हैं उधर भी कुटो। हाँ ठीक है। सो अच्छा, तीसरी एक और चीज कि यहाँ पे ना ये बड़ा होता है कि जी फिर हम मैच हार गए, आपने यूं कहा था तो इस तरह तो मैच हार गए। अच्छा जी बिल्कुल हार गए, हारे 5 साल ना पूछे ही ना कि हम मैच क्यों हारे। उसकी वजह ये कि हमारी ट्रेडिशनल गेम मिसबाह उल हक के दौर से चली आ रही है, उससे भी पहले की चली आ रही है डिफेंसिव। आप जब एकदम से अग्रेसिव पे स्विच होंगे आप ज्यादा मैच हारेंगे, ठीक है, लेकिन आप हारें क्यों? क्योंकि आप 5 साल बाद आपके बच्चे अटैकिंग प्लेयर्स को देखते हुए आएंगे, वो अटैक करेंगे, वो तैयार हो गए होंगे, आपकी क्रिकेट अगले 25 साल जिंदा रहेगी। अगर आपने आज मैच जीतने की कोशिश की अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ ना बनाया, तो क्या होगा? हम हॉकी के वर्ल्ड कप जीतते जीतते, ओलंपिक्स जीतते जीतते अब हम क्वालिफाई नहीं कर पाते ओलंपिक्स के लिए। बिल्कुल ये चाहिए क्रिकेट में, अगर चाहिए तो ठीक है, वरना फिर और सर इस तरह सोचना चाहिए कि क्रिकेट जो है, अब देखें एक वर्ल्ड कप में जा रहे हैं जिसके अंदर मेरे ख्याल में इस दफा टीमें ज्यादा हैं। आई थिंक यूएई भी है, अमेरिका भी है, यूएसए भी है, तो विच इज ग्रेट। ये अब आपकी क्रिकेट एक्सपैंड हो रही है, 9 मुल्क खेलते हैं स्पोर्ट को, अब 10-11 हो गए हैं, 12 हो जाएंगे, एक दिन हम सुबह उठेंगे तो 15 हुए होंगे, और वो बेहतरीन चीज़ है। फिर इसका मतलब है कि प्लेयर्स को भी एवेन्यूज मिलेंगे, क्योंकि ये मुल्क जब अपनी क्रिकेट बनाएंगे देखेंगे यार हर मुल्क जो क्रिकेट जहाँ होती है वो लीग बना लेते हैं, तो लीग बन जाएगी। तो ये अब क्रिकेट ने एक्सपैंड करना है, एक ग्लोबल स्पोर्ट की तरफ जा रही है, क्रिकेट बन रही है। अगर यूएसए ने अडॉप्ट कर ली है एक चीज को, तो बहुत जल्दी जो यूएसए की फैक्ट्री है उसको बना लेगी चाइना, खेलना शुरू कर देगा क्रिकेट। बिल्कुल। अच्छा, फिर आप ये देखें कि यहाँ पे अजाब बन जाता है जब प्लेयर्स जाते हैं किसी को लीग खेलने, और वो उसमें होता है कि तुम्हें वतन से मोहब्बत नहीं और फलाना ढमकाना। न्यूजीलैंड वाले आईपीएल खेलने गए हुए हैं, उनकी ये BC टीम आई हुई है, न्यूजीलैंड को कोई मसला ही नहीं हुआ, उनका कोई प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं कर रहा, न्यूजीलैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन उसकी वजह से ही जिनके C प्लेयर हैं ये सीरीज पाकिस्तान में टाई करके गए हैं। सो क्योंकि जो उनके टॉप प्लेयर्स हैं उनको भी एक्सपोजर मिल रहा है, जो टॉप प्लेयर्स नहीं है उनको भी एक्सपोजर मिल रहा है। आप जो अपने प्लेयर्स बचा बचा के रखे जा रहे हैं, इनको जाने दो। बाबर जाता है जाए, जहां खेलना खेले, शाहीन जाता है जहां खेलने जाए। आपके इस वक्त जो 2 प्लेयर्स टीम में आए हैं अभी अभी जिन्होंने कम बैक किया है, इमाद और आमिर, किस तरह कम बैक किया है? पूरी दुनिया में लीग्स खेल के उन्होंने कहा जी ये देखो रिकॉर्ड, खिलाना है कि नहीं, आ जाओ जी, तो खेलने दे सबको। सर बिल्कुल सबको खेलने दे, और लीग जितना लीग खेलेंगे उतना एक्सपोजर। दूसरा सर एक चीज देखें, अगर तो देखें ना कोचिंग में आपको बाकी चीजों में खाना पीना किटें सब कुछ में एक बुनियादी तौर पे खर्चा होता है, हर प्लेयर का एक अपना लेजर होता होगा जिसपे उतना खर्चा करते हैं। जब प्लेयर लीग खेलने जा रहा है किसी और मुल्क में, किसी और लीग में, तो वो खर्चे से उस देर के लिए आप अब्जॉल्व हो जाते हैं। वो लीग उठाएगी या वो टीम उठाएगी, उस टीम का मालिक उठाएगा, वो इन्वेस्टमेंट करेगा, उसकी फिटनेस, ट्रेनिंग, डाइट, सब कुछ वो इन्वेस्टमेंट करेगा। TADA। दूसरा अभी हमें पता है ना, ये तो कोई इसमें तो सीक्रेट वाली बात ही नहीं होती, बोली टीवी पे दिखाई जाती है। आजम खान को पिछली लीग का जो है वो UAE वाली का $1.5 लाख मिला है, शाहीन को $2 लाख मिला है। हम आपको भी पता है, मुझे भी पता है, FBR को भी पता होना चाहिए। आप देखो कि वो $2 लाख पाकिस्तान आया है या अमेरिका के अकाउंट में गया? पाकिस्तान आया तो बल्ले बल्ले इनकी पपियां लो। सर बिल्कुल पपियां ले। और सर ये विन विन सिचुएशंस हैं, हम पता नहीं क्यों इसको, सर असल में जो न्यूजीलैंड वाला आपने एग्जांपल दिया, न्यूजीलैंड है बड़ा छोटा सा मुल्क है, मतलब देखे ना सर एवं ही सा मुल्क है ना, मतलब यहाँ किसी से पूछने सर शहर क्या होता है? सर शहर होता है लाहौर, कितने लोग हैं जी? 2 करोड़। सर ये क्या छोटा सा,
मजाक कर रहा हूँ मैं, सरकास्टिकली कह रहा हूँ, बट सो वो जिस तरह उनकी है ना कि यार छोटे सुकून चिल लोग है वो, उनका जो कौन सा उनका जो कैप्टन हंसता रहता है बस, जो मर्जी चपेड़ मार दो हंसता रहेगा वो। तो वो यहाँ पे तो ऐसे नहीं है ना, बाबर आजम को भी आपने देखा है फील्ड में गुस्सा। तो सर एक टीम जो है एक मुल्क की अक्कासी करती है, तो वो इस तरह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ लोग ज्यादा जिस बात नहीं है। प्लस यार यहाँ पे सर वो अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट के अंदर भी और बाकी सियासत के अंदर भी और दीगर चीजों के अंदर जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो बेताश हैं। मतलब किसी ने शायद ना खेली हो, या ये भी होता है कि अच्छी खेली ना हो तो अच्छी देखी बड़ी होती है लोगों ने क्रिकेट, जिसके ऊपर बात कर सकते हैं यार कि मुझे स्टैट्स का पता है, उस चीज़ का पता है, तो उसके ऊपर बात कर लें फिर। लेकिन लोग जो है वो कहते हैं, वो अपर केस लगाते हैं और कहते हैं तेरी, तो ये सर बड़े मसले बात होनी चाहिए। बात होनी चाहिए। बाला सर आई थिंक टाइम है थोड़ा सा, तो एक और खबर कर लेते हैं, बल्कि वो एक ही खबर में दो पैक कर देता हूँ, और वो दोनों पैकेबल ने है नहीं, लेकिन लोग जो है इसहाक डार और फवाद चौधरी, सो दोनों के इर्द गिर्द खबर एक चली है, बल्कि इसमें मियां नवाज शरीफ साहब को भी डालने, तीन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। इसहाक डार साहब और मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में पहले कर लेते हैं। वो ऐसे सर के मियां साहब जो है चाइना में इस वक्त, वापसी उनकी है कुछ देर में। आपने ये भी बताया हमें कि शायद वो बरतानिया से होते हुए वापस, आई थिंक वो मिस कर रहे हैं वहाँ पे वार्डरोब, तो वो वहाँ से आएंगे। उसके बाद यहाँ पे राणा सनाउल्लाह साहब ने एक कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसके अंदर आई थिंक खुर्रम दस्तगीर भी थी और एक और पार्टी रुकन थे सीनियर, जिन्होंने कहा जी कि मियाँ साहब जो हैं हम चाह रहे हैं कि अब वो सदर पार्टी के बन जाएं जैसे वो पहले थे 2017 से पहले। और 2018 में ज़ाहिर पैनामा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिसके ऊपर 62-63 लग गए वो शख्स जो है पार्टी का अहम ओहदा, फैसले लेने वाला ओहदा नहीं रख सकता। तो इलेक्शन कमीशन ने इनकी पार्टी की सदारत जो है ख़त्म कर दी थी। फिर इनको एक ताहयात फाउंडर या बानी बना दिया था पार्टी का, जो कि मतलब एक आईनी रोल नहीं है। तो अब वो बन गए हैं, प्रेसिडेंट बनने को जा रहे हैं फिर से पार्टी के। एंड उसके साथ साथ जो इसहाक डार साहब हैं, उन्होंने ये कल अनाउंसमेंट आई है कि वो जो है वो बन गए हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो वो भी एक उस तरह से तो अहम होता ही है कि मतलब एक फॉरेन मिनिस्टर भी हैं और वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो खुदा ना खास्ता कि अगर शहबाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में या उनसे कुछ राब्ता जो है वो नहीं हो पा रहा, आपने खुदा ना खास्ता बड़ा अच्छा फिट किया, उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा या कुछ नहीं हो पा रहा, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे इसहाक डार साहब और पार्टी प्रेसिडेंट जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब होंगे। अब इसमें कनेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है मेरे नज़दीक के इसहाक डार और नवाज शरीफ साहब तो बड़े क्लोज हैं, बल्कि इनफैक्ट अभी PDM 1 में फाइनेंस मिनिस्टर वो लगे ही इस वजह से थे कि मियां साहब ने वहां से कहा था कि मेरी भी कोई रिप्रेजेंटेशन हो। पंजाब के अंदर उनकी बेटी है, तो इस वक्त तो मुझे अगर नून लीग की हद तक देखें सर, रिफ्ट जो है ना, जो लोग कहते हैं कि ये इंटर फैमिली, वो हर फैमिली में होती है। क्योंकि एक जनरेशन में मियाँ साहब बड़े जो दो मियाँ साहिबान हैं, मतलब शहबाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब जो है, उनकी आपस में बड़ी अच्छी होगी, हेलो हाय, वो बैठ के संडे को हलवा पूरी खाते होंगे। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना है अगर बच्चों की भी ऐसी होगी, ऐसे नहीं हो सकता और ऐसे नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो थोड़ा सा उस लिहाज से बैक हैंड पे हैं, बैकफुट पे हैं, क्योंकि उनकी रिप्रेजेंटेशन थ्रू हमजा सियासत में नहीं है। उनके दूसरे साहबजादे जो हालांकि वापस आ गए, लेकिन वो गैर सियासी हैं उस लिहाज से, उस तरह से नहीं है। और जब उन्होंने सियासी होने की कोशिश की तो बड़े मसले पड़ गए थे, तो वो ना ही हो तो बेहतर है। और यहाँ पे देखें इसहाक डार जो है वो समधी हैं, वो अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है। बेटी मरियम नवाज जो है वो शी इज़ द, क्या कहना चाहिए, चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है। और बाकी भी जो नवाज शरीफ साहब के खासम खास हैं वो इतनी को बुरी पोजीशन में नहीं है विद इन द पार्टी। सो इफ एनीथिंग, मैं ये नहीं कह रहा कोई रिफ्ट है, बट खुदा ना खास्ता होती है तो अब मुझे जरा भारी लग रहा है नवाज शरीफ साहब का जो सीन है राधा देन शहबाज शरीफ, हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर है। देखिए, रिफ्ट तो होनी चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होनी चाहिए, इख्तिलाफ राय होना चाहिए। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में इख्तिलाफ राय ही नहीं है तो उनको तो इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि मतलब वो तो कोई बंदा अगर जो उनका लीडर है उनको सारों को कहेगा कुएं में छलांग मार दो तो वो सारे कुएं में छलांग मार देंगे, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। वो तो मसला नहीं है। एक इसमें मैं पिछली स्टोरी से प्लग कर दूं चीज कि T20 वर्ल्ड कप है जुलाई में, हमारा अभी तक वाइस कैप्टन कौन होगा ये डिसाइड नहीं हो सका, लेकिन नायब वजीर आजम डिसाइड हो गई। डिप्टी डिप्टी। अच्छा, ये जो डिप्टी वाला मामला है, ये अगेन डिप्टी की क्या जरूरत पड़ी है, कोई आईनी रोल तो है नहीं। और मैंने सुना है कि शायद जो सेनेट का चेयरमैन होता है वो गैर मौजूदगी में प्राइम मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टर होता है, स्पीकर भी बन सकता है अपेरेंटली। अच्छा, स्पीकर का रूल है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी एक और चीज ये कि ये जो सारे हैं ना कि गैर मौजूदगी वाले जो क्लॉजेज हैं, ये उस दौर के हैं कि किसी एक मुल्क के बादशाह ने किसी दूसरे मुल्क में जाना है तो वो बहरी जहाज पे चढ़ गया है, तो अब 40 दिन जो है उससे राब्ता ही नहीं हो सकता, अब वो किधर।
और यार प्राइम मिनिस्टर तो जहाज में से बैठा बैठा वो CNN भी देख लेगा फोन पे और मैसेज भी कर देगा कि इसको बिल्कुल। यूं यूं कर दो, और व्हाट्सएप भी उसका चल रहा होगा। सो गैर मौजूदगी का मतलब क्या है, मुझे तो अब यही समझ नहीं आता। फिर ये है कि अच्छा जी सेरेमोनियल अगर है तो अब इसकी डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह भी होगी, इसका प्रोटोकॉल भी होगा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का, जी। इसके जो है वो पर्क्स भी होंगी। यार ये वो करने वाली चीज है। बाकी बड़ा सादी सी चीज है, वो ये है कि इसका मतलब है, इस डिसीजन का मतलब ये है कि पार्टी एक्सपेक्ट कर रही है कि शायद आने वाले दिनों में हिस्ट्री दोबारा रिपीट करे अपने आप को। वो आपको याद होगा सारा जो हुआ था, पंजाब असेंबली डिसॉल्व हुई, जी जी। उसमें काफ लीग का जो मसला बना कि जी वोटिंग, इसके वोट माने जाएंगे या उसके वोट माने जाएंगे, चौधरी परवेज लाई हैं या वो सारा हुआ था कि शुजात। पार्टी प्रेसिडेंट का होता है या पार्टी बानी का होता है, किस किस्म का था। बिल्कुल। तो अब इसका मतलब है कि पार्टी एक्सपेक्ट कर रही है हम्म। कि ये दोबारा हो सकता है। हम्म। अच्छा, अगर ये दोबारा हो सकता है तो काफ लीग और नून लीग में एक फ़र्क है। मुस्लिम लीग काफ का कायदे आज़म से कोई लेना देना हो या ना हो, लेकिन बहरहाल जो वो काफ लगाते वो हैं कायदे आज़म। कायदे आज़म के लिए। मुस्लिम लीग नून में जो नून है वो नवाज शरीफ है। ठीक है, अच्छा अब नवाज शरीफ अगर कुछ कह दे कि इसको ऐसे करो या इसको ऐसे ना करो, तो पार्टी की तो आज से पहले कभी हिम्मत ही नहीं थी उसके अगेंस्ट जाने की। अब अगर नवाज शरीफ को आईनी रोल लेना पड़ रहा है हम्म। सदर का, तो इसका मतलब है कि अब उनको लग रहा है कि पार्टी के अंदर पॉपुलर नहीं रहे नवाज शरीफ। अब अगर उन्होंने कुछ कहा कि इस वक्त ऐसे करो, तो हो सकता है पार्टी कुछ डिफरेंट डिसीजन ले ले, एज अ कायद अगर कहा, तो इसलिए उनको कह रहे हैं कि अब प्रेसिडेंट बना दिया जाए। सो ये हो गई दो चीजें, कि एक तो ये कि जितना लग रहा है ना कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही है, पाकिस्तान के मसले हल हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, अगर इतना ही सारा कुछ अच्छा हो रहा है तो फिर ये क्यों एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि थोड़े दिन बाद ये कट्टा खुल जाएगा। दूसरी चीज ये कि उनको अपनी पॉपुलैरिटी का मसला हो रहा है। तीसरा और आखिरी पॉइंट ये कि इतने दिनों से जो सर बहस थी, 2-3 महीने से, जब से औरंगजेब साहब का नाम आया था एज फाइनेंस मिनिस्टर, कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट भी कह रही है डर नहीं, और जी हुकूमत भी कह रही है डर नहीं, और वो जी वो मुक्तदरा कुव्वत है, और वो जी IMF भी कह रहा है डर नहीं, और इसलिए औरंगजेब को ज़्यादा जो है पावर दें, अथॉरिटी दें, ये वो। भाई एक बंदा जो है उसकी एक्सेस है जो हुकूमत में पार्टी है उसके कायद के कान तक। हर जो तस्वीर आती है उसमें कान के साथ इसाकदार साहब लगे होते हैं नवाज शरीफ के। तो औरंगजेब की कितनी को चल जाएगी। बिल्कुल। सो ये तीन चीजें हैं इस पे। सर बिल्कुल, लेकिन फाइनली सर ये देखिए आपके एक पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर भी थोड़ी मूवमेंट होना शुरू हुई है। बिल्कुल ड्राई किस्म की चीजें आ रही थी सर। आपको पता है हमें आदत नहीं है इस मुल्क के अंदर की चीजें स्मूथली चलना शुरू हो जाए, कुछ हमें चाहिए सर कुछ। तो इसी तरह से PTI की सर जाते जाते बता देते हैं अपडेट क्या है। वो ये कि फवाद चौधरी साहब का नाम फिर से खबरों में आया। पहले तो ये था जब वो जेल के अंदर थे तब पता चलता है उनकी पेशी पुशी हो रही, फिर आई थिंक अब वो बाहर आ गए हैं जेल से। तो गुड गुड, कंग्रेचुलेशंस नंबर 1। नंबर 2, वो किसी पार्टी से इस वक्त मुंसलिक नहीं है, अलबत्ता होने को जा रहे हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर से बानी इमरान खान साहब ने एक ख्वाहिश का इजहार किया कि फवाद को वापस लाया जाए। ना सिर्फ ये बल्कि इस हफ्ते आज 1-2 दिनों में उनकी मीटिंग भी होनी है, ये हमने सुना है। और जब वो मुलाकात करेंगे तो जाहिर है उसी चीज़ के लिए मिल रहे हैं कि फवाद तू जरा आ जाए वापस। और उसकी सर मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं जो उस चीज़ को सराउंड करती हैं। फवाद चौधरी भी तकरीबन हर पार्टी में रहा है, और उसके बाद ये आई थिंक पहली दफ़ा होगा कि एक पार्टी छोड़ के फिर उसके अंदर वापस आ रहे हैं, बट फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। और वो बड़ा डिफेंड करते हैं अपनी अपनी जिस पार्टी में भी हो। आप पुराने जो पीपल्स पार्टी के भी बयान ले लें और PTI के भी ले लें, तो वो एक बड़े मुशर्रफ के ले लें, काफ के ले काफ लें। के वो बड़े एक जोन में आके ना डिफेंड करते हैं। तो आई थिंक इस वक्त PTI को इस किस्म के बंदे की जरूरत है जरा, जो जो हर चीज़ कर सके। तीसरी मुझे लगता है चीज़ उसके अंदर ये है कि जो पार्टी के अंदर अपनी एक हुई हुई ना लहदगियाँ हुई हुई हैं कि वकला ने ही पकड़ा हुआ, सियासतदान तो हरा ही नहीं कोई पार्टी के अंदर। एक सियासतदान जेल में और बाकी सारे वकला हैं बाहर। मरवत, ये आपका बैरिस्टर गोहर, ये अली जफ़र, ये सारे जो हैं, उमर अयूब चले कहा जा सकता है एक हद तक सियासतदान है, बट वो जो जो फवाद चौधरी ने सियासत की हुई है या सियासत देखी हुई है इनर सर्कल में रह के PTI के दौर में, वो बड़ी डिफरेंट है दैन उमर अयूब। सो फवाद चौधरी मेरे ख्याल में एक अच्छी डिसीजन है। और मुझे सिर्फ इसमें ये है ख्याल कि फवाद चौधरी की जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, क्या वहां से NOC मिला है पार्टी ज्वाइन करने का? और अगर तो वहां से NOC मिल के और पार्टी वाकई में ज्वाइन कर लेती है, उसके बगैर तो हो नहीं सकता।
तो वो और इंटरेस्टिंग बात है। हाँ जी, ये उमर अयूब और असद उमर जो है ना, ये तो जर्नैलों के बेटे हैं। इनकी तो हाँ सियासत बड़ी सिंपल सीधी आसान तरीन, सब हाँ कुछ बना हुआ हलवा पका हाँ हुआ वाली सियासत है ना। इन्होंने उस तरह से सियासत नहीं की हुई, सो इनको जरूरत ही नहीं पड़ती। तो लेकिन बहरहाल ये बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी वजह है कि जब इनको निकाला गया था या इन्होंने छोड़ी थी, या उसके बाद जो भी इनके इख्तलाफात पैदा हुए थे इमरान खान साहब के साथ, फवाद चौधरी के, उन दिनों में कंस्पिरेसी थ्योरी ये थी। अब जाहिर है इसको मैं खुद तो मौजूद नहीं था अंदर, तो नहीं बैक किया जा सकता, लेकिन कंस्पिरेसी थ्योरी ये थी कि आपके वो कबूतर नहीं था सर? कि मेरे सर कबूतर को लकवा हुआ है सर रखो सर, हमारे पास कब्बा है। सो फवाद चौधरी साहब जो है ना, वो चाह रहे थे कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई मुफाहमत हो जाए, और इस बात से मुक्तदरा भी नाराज थी, और वो कहते थे कि ये तो काम खराब हो जाएगा, हम अगर पीपल्स पार्टी के साथ इनका इल्हाक हो जाए किसी भी किस्म का, तो हम फिर किस तरह से कंट्रोल करेंगे। और किसी ने इमरान खान साहब को भी ये बताया कि आपकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी अगर आपने जरदारी से हाथ मिला दिया। तो वो हुआ ये कि वो शायद फवाद चौधरी साहब से ही नाराज हो गए इस बात पे कि ये क्या बात हुई। सो लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर से, मतलब अगेन चहमगोइयाँ ये हैं कि जी जरदारी साहब तैयार थे, वो कहते थे कि जी बिल्कुल कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सकता है। हम इनको, ये किस पार्टी के अंडर इलेक्शन लड़ेंगे, इनके सेनेटर कैसे बनेंगे, ये सारा कुछ इलेक्शन से पहले की बात है, ये सारा कुछ का कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन एक दफा वो आए तो सही ना हमारे साथ, बैठे तो सही, जो हुआ नहीं क्योंकि इमरान खान साहब ने अभी रिसेंटली शहरी रहमान की भी ये स्टेटमेंट आई थी जिसके अंदर उन्होंने इस चीज की बकायदा कॉन्फर्मेशन दी कि हमने बात कर रहे थे हम। बिल्कुल। सो अब जो ये आपने खबर दी है ना, इससे एक और चीज के शवाहिद मिलते हैं कि अब अगर इमरान खान साहब उनको वापस लेने के लिए तैयार हैं, ये आपका बड़ा अच्छा पॉइंट है कि फिर क्या इसका मतलब है कि मुक्तदरा जिसने ग्रीन सिग्नल दे दिया फवाद चौधरी को कि आप ठीक है कर लें, ये बड़ा अच्छा पहलू है। एक दूसरा इसमें यह भी है कि इसका मतलब है कि शायद अब बानी पीटीआई तैयार हैं मुफाहमत के लिए, क्योंकि उनकी पार्टी से तो रोज बात आती है, लेकिन वो कहते हैं कि जी हम बात करेंगे, मुज़ाकरत करेंगे सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ और सिर्फ आईएसआई चीफ के साथ। लेकिन अब अगर वो फवाद चौधरी को वापस ले रहे हैं तो शायद को पीपल्स पार्टी के साथ भी वो बातचीत करने के लिए। हाँ, और सर हमने तो पहले ही बात की थी कि ये तब अगर कर लेते, तब नहीं किया चले वो एक अलग बात है इलेक्शन के फौरन बाद, क्योंकि आप जो मर्जी कर लें, जिस मर्जी वे स्विंग कर लें, बल्ला है बल्ला नहीं, एसआईसी है नहीं है, बाय इलेक्शन में और सीटें नून लीग ले गया, आप जो मर्जी कर लें, इस वक्त आपकी सिंगल बिगेस्ट पार्टी जो है वो तरीके इंसाफ है, जो मर्जी कर लें। और अब नंबर्स भी नहीं इस तरह के हो सकते कि नून लीग और वो जो है वो कर करा के सिंगल नालिश पार्टी बन जाए, वो है ही पीटीआई। सो पीपल्स पार्टी जो है वो अभी नून लीग के साथ है। अगर आप जो कह रहे हैं वो बात सच साबित होती है और वो पीटीआई के साथ या यूं चले जाते हैं, उसकी भी ज़रा लीगैलिटी देखनी पड़ेगी। अब तो उस पर भी बहुत तनकीद होती है, सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाता है, बट लेट्स अज्यूम ऐसे हो जाए तो इसमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं, सिंगल लार्जेस्ट लूजर जो है वो पीएमएलएन होगी। और ये चीज़ मतलब आपको अगर आप विजुअलाइज करें तो इस मुल्क में इससे भी अजीब-गरीब चीज़ें हो चुकी हैं और हम देख चुके हैं, तो ये कोई इतनी अजीब चीज़ नहीं होगी। बिल्कुल। और फिर आप ये देखें ना कि जाहिर है चौधरी साहब के ताल्लुकात जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा बहुत करीबी रहे हैं। सो ये भी हो सकता है कि जिस तरफ आपने तवज्जो दिलाई है कि इमरान खान साहब ये चाह रहे हों कि अब अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने हैं तो वो शायद मरवत शैलबी के थ्रू नहीं हो सकते, तो उसके लिए एक बीच में फवाद चौधरी एक बने बफर मीडिएटर। हाँ बिल्कुल। तो सर बाकी सारी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, इनको हम जाहिर है मजीद फॉलो करते रहेंगे। विक्ट्री लैप्स लेंगे हम जब हम सही सुरखरू होंगे, और क्रिकेट का ऑब्वियसली मुबारक हो सबको, वो तो बहुत ही मुस्बत, ये भी सब मुस्बत ही है सर, इसमें क्या है, सब बिल्कुल बेहतरीन, मुझे कोई मसला नजर नहीं। हाँ नहीं, बाकी हमें इजाजत दीजिए, अगले एपिसोड में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।